नमस्कार। देश में इधर एक अचानक एक बड़ी खबर ने सबको अचंभित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों से जुड़े हुए कानूनों को वापस लेने की घोषणा को जिस तरीके से देखा गया उसका एक अलग-अलग तरीका था। एक आर्थिक पक्ष है, एक किसान का पक्ष है, एक राजनीतिक पक्ष है। लेकिन क्या इसे इस कानून की वापसी को किसी की जीत या हार माना जाना चाहिए या आगे क्या होगा? इन सब मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कृषि विज्ञानी और जाने-माने अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा जी। देवेंद्र जी, बहुत-बहुत आभार कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए समय निकाला। इस बहुत-बहुत नमस्कार सर आप सबको। इस कदम को, प्रधानमंत्री के कदम को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये किसानों की जीत है या ये सरकार की हार है या किसी की हार जीत नहीं है? आगे का रास्ता क्या है? इसको आप किस तरीके से देखना चाहेंगे? देखिए, हमें ये तो मानना पड़ेगा कि किसानों ने 1 साल जो बहुत संयम से, शांति से और जिस डेमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया है, ये हम सब जानते हैं कि वो एक दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण हमारे पास नहीं है। और उनकी डिमांड जो थी मुख्यतः हम जानते हैं कि 2 चीज़ों पे वो किसान अड़े थे और डिमांड कर रहे थे। वो थे कि एक तो तीनों कानून जो सरकार लेके आई है उनको वापस किया जाए और दूसरा था कि एमएसपी को कानूनी अधिकार दिया जाए, किसानों के लिए कानूनी अधिकार बनाया जाए उसको। तो ये 2 डिमांडों पे लेके आए थे और सरकार ने जब इसको शुक्रवार को प्रधानमंत्री जी ने ये उसको स्वीकार किया कि हम शायद किसानों को नहीं समझा पाए और ये भी साथ में कहा कि हम इनको विड्रॉ करते हैं या रिपील करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको एक ऐतिहासिक जीत तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि सिविल सोसाइटी के इतने प्रयास के बाद इतने साल, इतने महीने सड़कों पर किसान सोते रहे, चाहे मौसम की जितनी भी बेरहमी थी उसको टॉलरेट करके भी वो रहे उसमें। तो ये कुछ छोटी अचीवमेंट नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि शुरू से हम सुनते आ रहे हैं कि उसको अमेंडमेंट कर लीजिए लॉज को या उसमें कोई भी संशोधन कर लीजिए, लेकिन हम वापिस नहीं लेंगे। और जब सरकार ने इसको माना है तो मेरा मानना ये है कि सरकार का जवाब जो भी हो, लेकिन सरकार को शायद 1 साल लग गया किसानों को समझते समझते कि वो क्या जो डिमांड है उनकी क्यों देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, डिमांड क्यों उनकी बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो तय है कि डिमांड उनकी अपनी तरीके से महत्वपूर्ण थी और सरकार ने जो कानून को लागू किया उसके पीछे वो तर्क जो जैसा कि वो कहते हैं कि वो समझा नहीं पाए किसानों को। लेकिन एक समझा पाना और दूसरा समझ ना पाना, हित की बात होना, ये कितना आसान है? क्या हित बिल्कुल नहीं था उसमें या उसमें संशोधन से काम चल सकता था या अब जब तय बात है कि वो जो कमेटी बनेगी इस पूरे मामले पे फिर से बातचीत करने के लिए, वो वो ये तय करेगी कि मतलब वो जो समझाना चाहते थे वो क्यों नहीं समझ पाए लोग या क्या और उसमें जोड़ा जा सकता है? देखिए, अब इसको मुझे लगता है कि ज़्यादा इसका चर्चा में रहने का मतलब नहीं है, ना चर्चा करने का ज़रूरत है, क्योंकि सरकार ने जब तीनों कानून वापिस ले लिए हैं, तो ये तो हमें जानना ज़रूर है कि भई जानना भी पड़ेगा कि भई आफ्टर ऑल किसान जो थे, इतने साल से जो बैठे थे, तो कोई वो नासमझ नहीं थे, बेवकूफ़ नहीं थे। उनकी जो डिमांड में क्या उनका रियलिटी को वो जो डिपिक्ट कर रहे थे, वो हमें शायद समझने में देरी लगी है। और मेरा मानना है कि वो तीनों के तीनों लॉ जो हैं वो वापस करके सरकार ने एक मैसेज दिया है कि हम जो है अगर हमारी जो सिटीजन्स हैं या किसान हैं, अगर वो उससे खुश नहीं हैं तो उस लॉज का कोई मतलब नहीं है। ये बहुत बड़ा एक मैसेज गया है। दूसरा ये है कि हमारे देश में बहुत क्लियर एक डोमिनेंट जो इकोनॉमिक सोच है वो कॉर्पोरेट ड्रिवन है, ये हम ना माने। और उसका बहुत एक स्पष्ट ये उदाहरण मैं ये देना चाहता हूँ कि दुनिया में जहाँ भी ये मार्केट रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जहाँ ये एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पर खेती में संकट गहराया है। एक भी देश नहीं है जहां पर कि मार्केट रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर आने के बाद वहां के किसानों की आय बढ़ी हो या वो खेती में संकट और गंभीर नहीं होता क्या हो। जब ये सारी दुनिया में ये रिफॉर्म्स फेल हो चुके हैं, तो मैं नहीं जानता कि हमारे देश के इकोनॉमिस्ट या पॉलिसी मेकर्स क्यों उन फेल्ड रिफॉर्म्स को हमारे किसानों के ऊपर टेपने में लगे हुए थे।
और ये बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने इस बात को समझा, जाना कि जब दुनिया में किसी देश में ये रिफॉर्म्स नहीं सक्सेसफुल हुए, सिवाय हमारे जो देश के बुद्धिजीवी हैं उनके पास, क्योंकि उनकी सोच में, क्योंकि वो वही पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स 101 में जो लिखा था वही पढ़ के ये अपना सोच बना लेते हैं, लेकिन कभी रियलिटी से इतने कटे हुए थे कि उनको समझ नहीं आया। लेकिन देश के किसान जो बात अपनी कर रहे थे वो जानने की प्रयास भी नहीं किया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री ने इस चीज को समझा और अपने जो लॉज थे उनको विड्रॉ किया, और ये भी कहा कि ये ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हम समझा नहीं पाए, लेकिन इसको दूसरे देखने का अभिप्राय या तरीका ये भी है कि सरकार ही नहीं समझ पाई कि किसान हमारे क्यों विरोध कर रहे थे उनको। एक सेंटेंस अभी आपने इस्तेमाल किया कि दुनिया में किसानों के रिफॉर्म्स कभी स्वीकार नहीं हुए जो है वर्तमान स्वरूप में। क्या रिफॉर्म पे काम करना ही बिल्कुल नहीं चाहिए, या ये कि जो परंपरागत खेती है उसी पे काम करना चाहिए, या ये किस उसके आर्थिक पक्ष को ज्यादा समझना चाहिए? देखिए, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म का मतलब प्राइवेटाइजेशन होता है। मुझे बहुत अफसोस है इस देश के बुद्धिजीवियों पे जो हर बार रिफॉर्म्स को प्राइवेटाइजेशन से जोड़ते हैं। रिफॉर्म्स का मतलब होता है किसी चीज को इम्प्रूव करना, किसी चीज को उस क्राइसिस से निकाल कर आप उसको एक अच्छे रास्ते पे या ठीक रास्ते पे डालते हैं, वो रिफॉर्म है। लेकिन ये कंपनियों के हाथ में सब कुछ दे देना वो रिफॉर्म नहीं है। ये हमें पहले देश को जानना जरूरी है। ये हमारे देश में एक गलत एक मैसेज दिया गया है एजुकेशन के माध्यम से कि रिफॉर्म्स का मतलब है प्राइवेटाइजेशन। और क्योंकि मीडिया सारा आज कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड है, तो मीडिया भी वही अपने बॉसेस के गुण गाता है, और यही कारण है कि हमारे पास एक गलत इन्फॉर्मेशन या गलत मैसेज जो दिया गया है ओपनली। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि अमेरिका में रिफॉर्म्स की जो प्रोसेस है वो 150 साल से चल रही है। अमेरिकन सिविल वॉर 1865 में खत्म हुई थी। तब जो गेहूं का दाम मिलता था उससे और आज जो गेहूं का दाम किसानों को मिलता है उसमें कम से कम 6 गुना जो है कमी आ गई है। मुझे नहीं पता आप गुना कहेंगे क्या कहें, 6 टाइम्स वो प्राइसेस फॉल कर गया है। और ये अमेरिका की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर आप कनाडा में देखें वहां भी 1867 में जो गेहूं का दाम था और आज जो गेहूं का दाम है उसमें 6 गुना का अंतर है। इतना गिर गया है, बड़ा नहीं है। मुझे एक भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बता दीजिए जिसमें प्राइसेस गिरे हों, बड़े ना हो, एक भी बता दीजिए मुझे। और फिर ये कहा जाता है कि साहब ये रिफॉर्म्स बड़े हेल्पफुल है, किसको हम बेवकूफ बना रहे हैं। और यही एक कारण है कि किसानों ने आज दुनिया को सचेत कर दिया, दिखा दिया है कि आपकी पढ़ाई को भी अब बदलने की जरूरत है। आज जो इकोनॉमिक सोच है देश की और दुनिया की, उसको रिवर्स पे लेके जाने की जरूरत है। ये इकोनॉमिक मॉडल जो था वो एग्रीकल्चर को सेक्रीफाइस कर रहा था फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री, वो गलत सोच थी। और यही एक चीज जो है किसानों ने दिखा दिया। और मुझे अच्छी बात यह है कि जिनको हम अनपढ़ मानते हैं, बेवकूफ मानते हैं, या सोचते हैं कि इनको तो कोई दुनिया की समझ नहीं आती है इश्यूज के ऊपर, उन लोगों ने वो काम कर दिया जो पढ़े लिखे नहीं कर पाए। जो पढ़े लिखे नहीं कर पाए वो किसानों ने कर दिया। आज दुनिया को दिखा दिया कि साहब जो ये मॉडल था आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का, जो मॉडल है जहां आप खेती से लोगों को निकालकर शहर में ला रहे हैं, वो गलत था और वो आउटडेटेड हो चुका है। बहुत से दुनिया के इकोनॉमिस्ट भी इस बात को कह रहे हैं। हमारे देश के इकोनॉमिस्ट को भी मानना चाहिए कि हम कम से कम 10 साल पीछे चल रहे हैं अभी जो दुनिया में हो रहा है, और हमारी समझ भी 10 साल पीछे है। जो दुनिया जिसकी गति से बढ़ रही है उस मॉडल को पीछे छोड़ती जा रही है। एक अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि जब जो किसान या जो वहाँ अभी खेती कर रहे हैं, रह रहे हैं, आज की किसानी में, आज की जरूरत में और आज से 50 साल पहले की जरूरत में अंतर हो जाएगा। आप हमको कितना अनाज की जरूरत है और कितना पैदा किया जाना चाहिए, ये भी तो सोचने वाला कोई होगा, या इस दिशा में भी काम करने की जरूरत है कि या ये परंपरागत तरीके से चलता रहना चाहिए? भगवान ना करे कि भी ऐसा टाइम आ जाए कि देश के किसान किसानी करना बंद कर दे। हम्म, मैं देखूंगा उस समय कि देश के पास इतना पैसा भी होगा कि हम अनाज मंगा सकेंगे। हम्म, बड़ा विचित्र से ये आपने मुझे सवाल पूछा है, हम्म। और जो लोग आपसे भी ये बात करते होंगे वो बड़ा विचित्र सवाल है। तय बात है कि ये आप बात ये आपकी देखिए, गलत। आपकी डोमिनेंट जो एक पॉपुलेशन है, आप उसको क्या समुद्र में धकेल देंगे? हम्म, वो एग्रीकल्चर ही अगर वायबल है तो देश की इकोनॉमी भी वायबल है। हम्म, और एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करना, एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं उसको, जैसे मैंने पहले कहा, इकोनॉमिकली वायबल बनाना या प्रॉफिटेबल बनाना, वो आज देश की नीड है। उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जुड़ी हुई है, ये ना भूलें। आज देश के पास एक बहुत बड़ा संकट है एम्प्लॉयमेंट का। हम्म,
अगर एग्रीकल्चर में इकोनॉमिकली वायबल हो जाता है एग्रीकल्चर, या अपने आप में सक्षम हो जाता है इकोनॉमिकली, तो आप देखिए वो कितनी पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब करने का एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से वो आपको एक मौका देता है। क्या ये सोच कैसी आ जाती है लोगों में कि साहब ये हमारे को जितनी चाहिए। आपके पास 308 मिलियन टन आज अनाज होता है देश में, और उसके बावजूद भी 225 मिलियन लोग हैं जो भूखे पेट सोते हैं। क्या हमारा देश का कर्तव्य नहीं है कि ये जो लोग बातें करते हैं फालतू की, कभी ये भी सोचें कि इन लोगों का क्या होगा जो 225 मिलियन जो लोग अभी भी भूखे सोते हैं। कभी बात हुई है इस देश में क्या ऐसी बात की प्रायोरिटी के हिसाब से? हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि कॉर्पोरेट को पैसा और कैसे दिया जाए, तब तो हम कहते हैं कि क्या कहते हैं पॉलिसी फेलियर हो गया है, तब तो हम पॉलिसी फेलियर कहते हैं। ये क्या पॉलिसी फेलियर नहीं है कि 225 मिलियन लोग जो हैं भूखे पेट सोते हों? पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है ये? क्या पॉलिसी पैरालिसिस तभी होता है कि कॉर्पोरेट को जो पैसा चाहिए होता है? आप बात में बीच में जो है कॉर्पोरेट को पैसे देने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या किसानों को सही दाम मिल सके, क्या इस पर बात होती है कि जिन आप पौने मतलब 2 पॉइंट समथिंग मिलियंस लोग जो भूखे पेट सोते हैं, उनको उनको अनाज मिल सके, उस पर भी कोई एक आंदोलन की जरूरत होती है? आप लोग करिए ना, कॉर्पोरेट को बोलिए बैठे सड़कों पे आके। क्यों? क्या क्या ये दायित्व सिर्फ किसानों का, ये सड़कों पे बैठना? नहीं, ये किसान करेगा, देश को करना चाहिए, ये देश की बात तो है। देश क्या होता है? तो देश में क्या होता है? आप कॉर्पोरेट्स को बोलिए, कभी आज तक कभी सड़कों पे आए हैं वो? क्या कारण है कि उनके राइट ऑफ जो है 10 लाख टन 10 लाख जो अभी करोड़ के पिछले 8 सालों में इनके राइट ऑफ हुए हैं, वो उनके बैठे बैठे हो जाते हैं। है किसानों को सड़कों पे आना पड़ता है अपना कुछ भी माफ कराना हो या कुछ भी उनको अपनी डिमांड रखनी हो। कब आपने देखा कि जंतर मंतर पे कॉर्पोरेट बैठे हों? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्या हम सरकारें सिर्फ कॉर्पोरेट की सेवा करनी आती है? देखिए इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ये सोच ही खराब है, जो गलत है कि किसान को किसानी के अलावा और काम में भी आना चाहिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने ये नहीं कहा। ये सोच उसी कॉर्पोरेट सोच की आर्गुमेंट है कि हमें किसानों को खेती से निकालकर या उसके अलावा ऑल्टरनेटिव नॉन फार्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए। ये हम जानते हैं, ये शुरू से हो रहा है, ये आज की बात नहीं है। यही तो इकोनॉमिक थिंकिंग है, दुनिया बदल रही है। हमारे देश में अभी हम घिसी पिटी लाइन पे चल रहे हैं। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए। अब मुझे बताइए, सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे आता है 2019 का सरकार का। जब हम कह रहे हैं कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही है, 308 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा हुए हैं इस साल, और 320 मिलियन टन या 325 मिलियन टन की सब्जियां और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पैदा हुए हैं इस देश में, तो उस समय पे खेती में आय जो किसान की है वो 27 रुपए प्रतिदिन है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम किसान को सजा दे रहे हैं फूड प्रोड्यूस करने के लिए? बिल्कुल, वो तो बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो क्या उसकी इनकम जब बढ़ती है तो हम सबको तकलीफ क्यों होती है शहर में? मुझे समझ नहीं आता। नहीं, ये तकलीफ नहीं, मैं जिसको बढ़े कैसे, सवाल ये भी है ना, एक अगर अभी तो बढ़ेगा, मैंने रास्ता बता दिया आपको। बढ़ेगा रास्ता बिल्कुल ये है कि एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आज दुनिया में गारंटेड इनकम, उसी पे आने वाला था कि अभी बात नहीं हुई थी उस पे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के जो बात की जा रही है कि 23 चीजों पर सबसे हो जाए और इस पे गारंटी हो। अब दो इसके पक्ष हैं। इसको अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसको किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा, किसानों का ज्यादा पैसा मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी तो खरीद बढ़ेगी और वो खर्च भी ज्यादा कर सकेंगे, और तर्क ये भी है कि उस पर जीडीपी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ ये है कि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगा तो खाद्यान्न भी, मेरे पास दोनों ही तर्क है। खाद्यान्न ज्यादा होगा, उसका क्या होगा, वो किस तरीके से उसकी खपत होगी, ये दोनों ही चीजें, दोनों ही रास्ते आप ऐसे विज्ञानियों को और अर्थशास्त्रियों को निकालने हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात हम क्लियर कर लें कि जब एमएसपी को कानूनी अधिकार देने की बात हो रही है तो उसमें एक बात स्पष्ट है कि आज देश में 6% किसानों को, मात्र 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, और 94% जो फार्मर रह जाते हैं वो मार्केट्स के हवाले हैं। और अगर मार्केट इतनी अच्छी होती तो आप मानेंगे कि जो संकट है खेती का देश में वो इतना भयंकर नहीं होता या इतना गंभीर नहीं होता। एक बात तो ये होगी।
6% किसानों को अगर सिर्फ ये एमएसपी मिलता है, और मेरा 6% वो भी बड़े किसान होंगे ज्यादातर, उसमें कितने बड़े हैं? बड़े छोटे की बात नहीं है, उसमें मिडिल किसान है ज्यादा। ये भी गलत एक धारणा दी जाती है कि बड़े किसान। अभी नेशनल सिचुएशन जो असेसमेंट सर्वे आया है उसमें बताया गया कि मात्र 0.4% फार्मर है जिनके पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है। तो बड़े किसान तो खत्म ही हो गए हैं। हम ये जानबूझकर ये नैरेटिव बनाया जाता है कि साहब बड़े किसान और छोटे किसान। जब 86% किसान जो भारत में है उनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, तो फिर कौन से बड़े किसान की आप बात कर रहे हैं? और अभी एक स्टडी आई है जिसने कहा है कि जो एमएसपी में जो कि लोगों को मिलता है उसमें 70% मिडिल और स्मॉल फार्मर्स है जिनको उसका पैदा होता है। औसत तो शायद सिर्फ 0.9 हेक्टेयर है इस समय औसत। कोई बात नहीं, उसके ऊपर भी स्टडीज आ चुकी हैं। ये कई लोगों ने कहा कि साहब जरूरत ही नहीं है हमें खेती का, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी है वो ही 0.9 जो एकड़ है उसके हिसाब से होती है। अगर आप घर में, मैं अब गांव में हूँ अपने, मेरे पास भी, मैं भी एक मार्जिनल फार्मर हूँ, लेकिन जो हमारे उसमें लैंड में छोटे पीस ऑफ लैंड में 1 एकड़ से कम है, लेकिन जो भी उसमें पैदा होता है वो हाउस की जो घर की जो फूड सिक्योरिटी है वो उसमें ऐड करता है। वरना तो हमारा और भी देश का जो है जो भूख है या मेल न्यूट्रिशन है वो और भी भयंकर बढ़ जाएगा। तो एनीवे उस बात को बाद में सोचने पर पहले ये देखें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसलिए जरूरी है कि जब 94% फार्मर्स जो हैं, और ये भी स्टडीज आ चुकी हैं कि जब एमएसपी जो अनाउंस होता है सरकार का 23 फसलों के ऊपर, उसमें से 40% जो है कम दाम मिलता है किसानों को सारे देश में एवरेज। कुछ 40% कहते हैं, मेरा मानना चलिए 30 से 40% भी कर लीजिए, एवरेज कम को दाम कम मिलता है। और ये भी बात है कि जब हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए कंट्री की, तो जैसा कि आपने पहले कहा, मैंने अभी कहीं कहा भी है ये बात कि अगर हम किसानों को एमएसपी देते हैं तो हमारी जीडीपी 8 और 9% पे स्ट्रगल नहीं करेगी, हमारी 15% से ऊपर चली जाएगी। और जब जीडीपी बढ़ती है तो देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है। तो उसमें आप जानना चाहिए हम सबको कि देखिए, अगर 7वां वेतन आयोग आता है तो कॉर्पोरेट कहता है कि साहब इट विल एक्ट एज ए बूस्टर डोज फॉर द इकोनॉमी। बूस्टर डोज क्यों? क्योंकि साहब ये पैसा जो इनके पास गया है वो मार्केट में आएगा तो डिमांड क्रिएट होगी तो व्हील्स ऑफ डेवलपमेंट विल स्टार्ट साइकिल जो उसकी है बढ़ जाएगी। ये तो हमें समझ आता है, लेकिन आप ये सोचिए जिस दिन 50% पॉपुलेशन के पास ज्यादा पैसा आएगा तो वो सिर्फ बूस्टर डोज नहीं होगा इकोनॉमी के लिए, वो इट विल बी अ रॉकेट डोज फॉर तो उसमें आपत्ति क्यों है लोगों को? नहीं, बिल्कुल ठीक है। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, एनवायरमेंट को भी ठीक रखेगा, जीडीपी भी देश की बढ़ेगी, और क्या चाहिए आपको? ये आपका क्या आकलन है कि अगर जो डिमांड की जा रही है एमएसपी कर दी जाती है तो इस पर सरकार को कितने पैसे की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी? मैं इसे जानबूझ के बोझ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मार्केट में ही आएगा, किसानों को उससे फायदा आएगा। अतिरिक्त व्यवस्था कितनी करनी पड़ेगी ये? देखिए, इससे बहुत से अध्ययन हो चुके हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार को सब कुछ नहीं खरीदना है, सरकार को सिर्फ ये एश्योर करना है कि एक बेंचमार्क बना दिया है, उसके नीचे खरीदनी होगी, और वही किसान की असली आजादी होगी कि वो, उसको मालूम है कि चाहे वो तमिलनाडु में बेच रहा है या पंजाब में बेच रहा है, उसको दाम गेहूं का या पैडी का जो अलग उसका है वो भी उसको उतना ही मिलेगा जहां वहां पर है, उतना ही इधर पंजाब में होगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि भाई इसमें सरकार के ऊपर खर्चा कितना आएगा, इसमें खर्चा तब आएगा अगर हम देखें कि उसमें प्राइवेट ट्रेड हो, कॉर्पोरेट्स हो या एपीएमसी के माध्यम से सरकार खरीदे, सबको उस बेंचमार्क से ऊपर ही खरीदना है, नीचे नहीं खरीदना है। तो सरकार का बर्डन तभी उसमें एंटर होता है जब हम देखेंगे कि सरकार को स्टेप इन करना पड़ेगा जब कभी खरीद नहीं हो रही है किसानों के दाम उसके प्रोड्यूस की। अभी इसमें आंकलन आए हैं, बड़े अच्छे आंकलन आ चुके हैं कि 1.5 लाख करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ तक जो है अतिरिक्त भार सरकार के ऊपर है। एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि 17 लाख करोड़ रुपए का सरकार को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अरे भैया, वो इतना खर्चा करना पड़ेगा नहीं है, वो झूठ बनाया गया। वो कॉर्पोरेट को अपना ये दिखाना था कि साहब, डराना था देश को कि साहब ये इतना पैसा देगा, सरकार के पास पैसा कहाँ है, आधा बजट है, ये सब बातें हुई हैं। कोई नहीं जानता वो 17 लाख करोड़ रुपए कैसे कहाँ फिगर निकाली गई है। अब देखिए कि मार्च में पार्लियामेंट में एक जवाब में कहा गया था कि देश के किसानों के ऊपर 17 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। वो कर्जा क्यों है? क्योंकि उनको दाम नहीं मिलता, उनको जो इनकम मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। तो मेरा मानना है कि अगर हम वो देते हैं, एमएसपी लीगल करते हैं, तो वो कर्जा भी खत्म हो जाता है या उससे भी निकलने की क्षमता किसानों में आती है। तो वो मॉडल हमें चाहिए। इसमें गलत क्या है?
और अगर देश की अगर 50% पॉपुलेशन की इनकम बढ़ती है, तो आप देखिए इस देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं वो कहाँ पर जाएगी। कभी सोचा भी है नहीं। नहीं, सवाल ये है कि ये सब अगर इतना आसान है तो इसको सरकार को करने में हर्जा क्या आ रहा है? क्या क्या सोच बाधा कर रही है? वो वादा जो कर रही है वो हमारे देश के मेन लाइन इकोनॉमिस्ट है। वो एक भ्रम पैदा कर रहे हैं क्योंकि वो कॉर्पोरेट के सब उसके कंधों पे काम करते हैं मतलब और आप वो ये कह कॉर्पोरेट रहे की हैं ही कि बात करते हैं। ये मेन लाइन इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ये करने नहीं दे रहे हैं। एमएसपी के अलावा एपीएमसी का भी मामला बहुत महत्वपूर्ण रहा है जिसको बार-बार उठाते रहे हैं किसान। इस पर अब आपका क्या कहना है? देखिए एपीएमसी जो मंडियां हैं ओवर द पीरियड उसमें कुछ खामियां आई हैं और हमारा ये कहना है कि उसको स्ट्रक्चर को उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, उस कमियों को दूर करने की जरूरत है। लेकिन रेगुलेटेड मंडियों का होना बहुत जरूरत है। सर छोटू राम ने जो 1930 के दशक में कहा था वो बिल्कुल बात ठीक कही थी, वो हमें समझनी चाहिए। और वो जो बात थी उसको आज हमारे देश में अगर 7,000 मंडियां हैं तकरीबन, तो अगर हमें 42,000 मंडियां चाहिए 5 किलोमीटर रेडियस पे। मंडी किसान के नजदीक आनी चाहिए, ना कि मंडी किसान से दूर होनी चाहिए। और इसलिए अगर वो जितना दूर जाएगी उतना उसका क्राइसिस बढ़ता है, उतना उसका डिस्ट्रेस जो है बढ़ता है किसान का। तो मंडियां हम 5 किलोमीटर रेडियस पे 42,000 मंडियों पे इन्वेस्ट करना पड़ना होना चाहिए, ये जरूरत है हमारे देश में। उसमें प्राइवेट सेक्टर को बुलाइए, प्राइवेट सेक्टर भी मंडियां खोले, लेकिन उसमें प्रावधान एक ही होनी चाहिए, एपीएमसी के लिए भी और प्राइवेट के लिए। ये नहीं कि एक में टैक्स देना पड़ रहा है ट्रेडर्स को, दूसरे में टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। ये नहीं, ये दिस इज नॉट ए कंपटीशन। ये तो हम जानबूझ के डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जो एपीएमसी की मंडियां। हम्म। अब मतलब अब अगर चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम सरकार करे तो उसमें आपकी मुख्य मांगे, क्योंकि आप किसानों के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, ये इस 1 साल से नहीं बल्कि मेरी तो जो दिमाग में काम करता है, हम आपसे जो बात करते रहे पिछले कई दशकों से आप ये काम करते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस क्रम में सरकार को काम करना चाहिए? देखिए 2 चीजें करने की जरूरत है। आज जो सरकार ने पहला जो कदम लिया है कि उन्होंने लॉज को रिपील कर दिया है, ये बहुत सराहनीय है। इसी को अब बिल्डअप करना है। इस लॉज को वापस ले जाकर हम संकट नहीं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि संकट तो वैसे बरकरार रहेगा। अब हमें करने की जरूरत है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर हम एक कानून अधिकार बनाएं जो देश के किसानों को मिले। अभी मुझे कोई पत्रकार पूछ रहे थे, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा जी एक आर्गुमेंट ये भी है कि अगर हमारे देश में प्राइसेस ज्यादा होंगे, एमएसपी अगर ज्यादा मिल रहा है, तो इंटरनेशनल जो मार्केट है वहां से कंपनियां जो है वहां सस्ता होगा, तब कैसे उसको एड्रेस किया जाएगा। ये सवाल कई जगह पूछा गया है। मेरा इसका जवाब बड़ा सिंपल है साहब। आज पेट्रोल भारत में 100 रुपए से ऊपर या 100 रुपए के आसपास, अभी सरकार ने अगर कम किया उसको छोड़ दें तो तकरीबन 100 रुपए से ऊपर रहा है। दुनिया में तो 100 रुपए से कम मिल रहा है। किसने इम्पोर्ट किया? कभी डिमांड उठी कि साहब इम्पोर्ट करिए सस्ता? लेकिन खाद्यान्न के ऊपर के जानबूझकर एक नैरेटिव बनाया जाता है ताकि लोगों को डर महसूस हो इस बात का कि हमें इसमें करने में नुकसान होगा। देखिए कितना क्लेवर है, कितना क्लेवर आपके सामने मैं देख रहा हूँ, कितना क्लेवर तरीके से ये किया गया है। पेट्रोल भी इंपोर्ट करिए ना। अगर सस्ता दुनिया में मिल रहा है आज हमारे से, तो हम वहां से क्यों नहीं इंपोर्ट करते? मेरा सिर्फ आपसे कहना है ये सब हम फायदा किए जाते हैं, इसलिए किए जाते हैं ताकि किसानों को फायदा ना जाए। हमारे देश में मानसिकता हमारी ये है कि नहीं, किसान नहीं, आज वो देश के ऊपर बोझ है। ये बात करने वाले भी गलत तरीके से पेश करते हैं, और मुझे लगता है ये तो सिर्फ जो दुनिया में जिस दाम पे मिल रहा है वो उन शहरों को भी या उन देशों को मिलता होगा, लेकिन ये तो सिर्फ टैक्स व्यवस्था का खेल है। असली तो ये पूरा खेल तो टैक्स व्यवस्था का है। आपने टैक्स व्यवस्था का कह दिया, कोई भी रूप दे लीजिए, लेकिन जो ये आर्गुमेंट है कि अगर हमारे देश में एमएसपी ज्यादा मिल रहा है किसानों को, तो इंटरनेशनल में अगर कम मिल रहा है तो कंपनियां जो है बाहर से इंपोर्ट करना चाहेंगी, ये कहा जा रहा है। मैं उस एंगल का जवाब दे रहा था कि अगर कंपनियां ज्यादा उनको फायदा होता है, बाहर से इंपोर्ट करना चाहती हैं, वही चीज उनको जो खाद्य पदार्थ है, ये सॉरी खाद्य पदार्थ नहीं, जो उनका रॉ मटेरियल है अगर सस्ता मिलता है दुनिया से, मैं मानता हूँ सबसे बड़ा रॉ मटेरियल तो पेट्रोल है या फ्यूल है, तो वो क्यों नहीं इंपोर्ट करते? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये इकोनॉमिक जो ये जानबूझकर ये एक ऐसे असंजमस की सिचुएशन पैदा की जाती है ताकि लोग जो है कंफ्यूज रहें, लोग जो इस बात पे ना चल पाए। एक बहुत बड़ा तबका हमारा नहीं चाहता कि हमारे किसान जो है इकोनॉमिकली वायबल हो, क्योंकि वो इकोनॉमिक सोच है। इकोनॉमिक सोच ये कहती है कि एग्रीकल्चर को सेक्रीफाइस करना है फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री।
तो यही उस प्रोसेस में उसका एक तरीका ये है कि आप इकोनॉमिक किसान को डेलिबरेटली इम्पॉवरिश रखिए, आप उसको उसी नीचे स्तर पर रखिए, जैसे कि भाई उसके पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, उसको खेती करनी ही करनी है और उसको पेनल्टी देनी ही देनी है। तो मुझे लगता है कि सरकार को जो करना चाहिए, आपने पूछा है, अभी एमएसपी पे एक लॉ बनाना चाहिए, और वो जो है एक लिविंग इनकम जो है किसान को चाहिए, और वो लिविंग इनकम भारत में ही नहीं दुनिया में किसानों को चाहिए। मेरा मानना है कि जब भारत ये करेगा तो ये बिकम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और आप देखेंगे किसान मूवमेंट सारी दुनिया में ये डिमांड करेंगे कि हमें भी गारंटीड इनकम दिया जाए, और वही आज समय की जरूरत है। तीसरी बात जो करनी है, जैसे कि आपने कहा मंडियां हों, उनको कैसे विकसित किया जाए, वो एक बात होगी, लेकिन उसके बाद हमें उसमें और भी स्टेप्स लेने हैं, और मेरा मानना है कि इंडिया शुड नाउ टेक रीथिंक, री इन्वेंट एंड रीडिजाइन द इकोनॉमिक मॉडल, ताकि हम एक एवरग्रीन रेवोल्यूशन लेके आ सकें खेती में। एवरग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए हमें सबसे पहले जो जरूरत है वो ये है कि किसानों को एक गारंटेड इनकम या उनके जो स्तर है इकोनॉमिक वो बढ़ाने की जरूरत है। 27 रुपए प्रतिदिन की इनकम से आप नहीं अपेक्षा कर सकते कि खेती का उद्धार हो पाएगा। हेलो। जी जी जी। हाँ, एक आपको क्या ये नहीं लगता है कि ये ठीक है कि पिछले 6-7 साल में जो हुआ नहीं हुआ, या मोदी कार्यकाल में जो हुआ या नहीं हो पाया, लेकिन ये भी एक सच नहीं लगता है कि आजादी के बाद से ही किसानों को सही दाम नहीं मिल पाया है, और उसके पीछे की सरकारें जानबूझ के वही काम करती रही जो अब मतलब ना देने की नियत किसानों को, ये हमारे देश में हावी नहीं रही है। देखिए, मुझे याद है कि 2000 की हम अगर आज की बात करें तो उससे पहले मैं आपको लेके चलना चाहूँगा। 1996 में मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई। वहाँ पर वर्ल्ड बैंक के जो वाइस प्रेसिडेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उस समय के थे, उनका नाम था डॉक्टर इस्माइल सेरागिल्डिन साहब। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है कि अगले 20 साल में यानी 2015 तक 40 करोड़ लोग जो हैं गांव से शहरों की तरफ पलायन करेंगे भारत में। ये 1996 की बात है, और अगले 20 साल यानी 2015 तक ये वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट था। और उनका ये कहना था कि जो लोग प्लान करेंगे गांव से शहरों की तरफ, उनकी जनसंख्या इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या से दुगनी होगी। इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी की जनसंख्या 20 करोड़ थी, तो 40 करोड़ लोग उनका एक्सपेक्टेशन था कि ये करेंगे, प्लान करेंगे। और ये जो था, मैं बहुत दिन तक सोचता रहा कि शायद हमें वो सचेत कर रहे हैं, हमें वार्निंग दे रहे हैं लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि ये एक्चुअली हमें डायरेक्टिव था कि आपको ये करना है। उस करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एग्रीकल्चर को इकोनॉमिकली अनवायबल कर दीजिए। उसमें आप अगर किसान से जो इनकम का पार्ट है या प्रॉफिट का पार्ट है आप खींच लेते हैं बाहर, तो मजबूरी में किसान आज नहीं, कल नहीं, परसों में क्या करेगा? वो एक टाइम पर अबेंडन करके खेती शहर में प्लान करेगा। और क्योंकि वो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के मॉडल में फिट होना था, क्योंकि आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को वायबल रखने के लिए चीप लेबर की जरूरत है, दिहाड़ी मजदूर की जरूरत है। तो ये मॉडल तो था, ये वर्ल्ड बैंक आईएमएफ द्वारा हमारे पे थोपा गया, और हमारे इकोनॉमिस्ट ने या पॉलिसी मेकर्स ने उसको एक्सेप्ट किया। और ये पिछली सरकार हो या उससे पिछली सरकार हो, ये सब उसी धारणा में चल रही थी। और उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हमारा उसमें शामिल है, हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर साहब भी शामिल है उसमें। आप ये मत सोचिए, अभी देखिए ना, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे रघुराम राजन साहब ने, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि सब देश में रिफॉर्म, असली रिफॉर्म या बिग टिकट रिफॉर्म तब होगा जब हम खेती से लोगों को निकाल के शहर में लाएंगे, क्योंकि शहर में सस्ती लेबर की जरूरत है। अगर ये सोच होगी तो मुझे बताइए, यही होना था जो हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये हो रहा, तो ये अब इस सोच को बदलना है। और वो जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के आपने देखा 2 दिन के अंदर 10 करोड़ लोग जो हैं अपने घर वापस चले गए थे, जो मजदूर थे। और वो जो है, इसका मतलब है कि रिवर्स माइग्रेशन कहते थे लोग उसमें, लेकिन मेरा मानना है कि वो एक इंडिकेटर था कि अब हमें इकोनॉमिक सोच को रिवर्स करना है। वो करना है कि अब गांव के लोग जो हैं अपने सक्षम हों, इकोनॉमिकली वायबल हों, और सबका साथ, सबका विकास का रास्ता गांव से होके जाता है। और ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, उसको री इन्वेंट करने के लिए, रीडिजाइन करने के लिए जरूरत है। एक अंतिम सवाल, एमएसपी को, जो निश्चित रूप से ये सवाल बहुत सहज नहीं होगा, एमएसपी सब चीजों पे करने पर, या जो मांग की जा रही है उससे महंगाई पर कितना फर्क पड़ेगा, ये आंकड़ा भी निश्चित रूप से आप लोगों ने सोचा होगा और आप इस पे बात करते रहे होंगे।
या ये इसको और दूसरे आसान शब्दों में कहूं तो महंगाई ना बढ़ने पाए, इसीलिए पूर्ववर्ती सरकारों ने भी या अब सरकार ने भी अ, किसानों को बहुत पैसा नहीं देने दिया या उनको बहुत उचित दाम नहीं मिला। ये आप सहमत हैं इस बात से? वो तो हम जानते ही हैं, इसके ऊपर तो बहुत सारे एनालिसिस स्टडीज आ चुकी हैं। एक ओईसीडी की स्टडी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की, जो कहती है कि 2000 और 2016 के बीच में 16 साल में भारत के किसानों को 45 लाख रुपए करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कभी इसकी चर्चा हुई देश में? कभी किसने कहा कि इट्स नेक्स्ट ऑर्डिनरी क्राइसिस? किसने नहीं कहा, क्योंकि सब खुश हैं। कॉर्पोरेट के अगर 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए या कम मिले उनको, तो सारे लोग हाहाकार करते हैं, सारा मीडिया शुरू हो जाता है कि सब पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। लेकिन किसी ने नहीं कहा, देश में किसी मीडिया ने नहीं कहा, मैं दावे से कहता हूं कि 45 लाख करोड़ रुपए का जो नुकसान किसानों को 16 साल में उठाना पड़ा है वो पॉलिसी पैरालिसिस की निशानी है। किसी ने नहीं कहा। ये सोच है ना, ये सोच है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है जो गलत जो इकोनॉमिक मॉडल जो चल रहा है उसको प्रोपेगेट करने के लिए। इसके बाद जो आपका सवाल था कि भाई ये जो किसी से किया गया है, ये तो मैंने पहले कहा ही आपसे कि अगर 45 लाख करोड़ रुपए का जब नुकसान हुआ था तो उसकी स्टडी कहती है कि किसानों को 15% दाम कम मिला और कंज्यूमर को 25% का फायदा हुआ। इस रिपोर्ट में है, हालांकि मेरा मानना है कि वो रिपोर्ट अभी मतलब इट वाज टू कंजर्वेटिव, या उसको उसको बहुत एक और क्लोजर लुक देनी पड़ेगी, क्योंकि उस नुकसान शायद 45 लाख करोड़ से भी ज्यादा था। और जिसको हम इंटरनेशनल प्राइस मानते हैं कि उसके अगेंस्ट किसानों को 15% कम मिला, वो इंटरनेशनल प्राइसेस ही सबड्यू होता है, क्योंकि वहां पर किसानों को जो सब्सिडी मिलती है उससे इंटरनेशनल प्राइसेस गिर जाता है। तो 2 बार मार पड़ी, पर तो इंटरनेशनल प्राइस कम हो गया और उसके बाद हमारे देश के किसानों को कम मिला। इसका मतलब देखिए कितना नुकसान किसानों को उठाना पड़ा। एक बात तो ये है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इससे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई तो पेट्रोल से भी बढ़ती है, सबसे ज्यादा तो पेट्रोल से बढ़ती है। किसी ने 2 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की, क्यों करने की। लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि साहब हम 200 रुपए भी देने को तैयार है। जब आप 200 रुपए देने को तैयार है, फिर आप महंगाई की बात क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि हमें भी अपनी अंतरात्मा पे सवाल करना चाहिए। एक तरफ तो हम बड़ा वेलकम करते हैं कि साहब हमारा महंगा पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मैं अखबारों में देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ, कहीं प्रदर्शन नहीं हो रहे देश में। क्या कारण है? क्या महंगाई नहीं बढ़ी? क्यों? क्योंकि अब आपका, जब आपको लगता है कि भाई हमारी जो सरकारें हैं वो अच्छा कर रही हैं हमारे देश के हित में, तो ये भी मान के चलिए कि अगर महंगाई बढ़ भी जाती है एमएसपी बढ़ने से, तो क्या हो गया? आपने इतने साल किसानों ने आपको सब्सिडाइज किया है, किसानों ने सब्सिडाइज किया है देश को, क्या देश का फर्ज नहीं बनता किसानों से खड़ा होने का? बिल्कुल, ये ज्यादा बड़ी बात है कि अब उसको भी तैयार रहना चाहिए, ताकि उसमें रोना नहीं रोना चाहिए कि साहब अरे महंगाई हो गई है। बिल्कुल ठीक हाँ, है। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री कह दें कि साहब हमें प्राइसेस को, एमएसपी को लीगल करना है, मैं देश मान लेगा उसको। अभी जब उन्होंने पेट्रोल के प्राइसेस से मान लिया तो इसमें मान लेगा। ये तो पॉलिटिकल विल की बात है। मतलब प्रधानमंत्री कहेंगे तो मान लिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री बिल्कुल कह मान रहे लिया हैं, जाएगा, आपके सामने ही है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसानों से अब वापस ले ले, तो अब क्या किसान वापस जाने को तैयार है? देखिए, किसान एक बात कर रहे हैं, जाने को तो तैयार बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं कि साहब हमारी दूसरी बात को भी आप करिए और हम जाने को तैयार हैं। ये तो नहीं आप कहेंगे ना कि आपको जहां सूट करता है वहां फिट कर देंगे, साहब अब क्यों नहीं जा रहे हैं। वो तो उनकी मर्जी है, मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर महंगाई बढ़ती है, पहली बात तो हमारे पास ये कहीं आंकलन नहीं है एक्चुअली। जब जब ये प्राइसेस बढ़ते हैं प्रोड्यूसर के, तो जो मिडिल मैन का जो मार्जिन होता है वो कम होता है। ये हमें जानना जरूरी है। वो और कम करने की जरूरत भी है। आप देखिए ना, जो वैल्यू चेन्स काम करती हैं, कभी हम पढ़ने की कोशिश करें, अगर आप बिजनेस स्कूल में जाएं, मैनेजमेंट स्कूल में जाएं, तो वहाँ वैल्यू चेन्स पढ़ाई जाती है, बड़े खुशी से पढ़ाई जाती है कि साहब वैल्यू चेन्स में प्रोड्यूसर जब तक नहीं आएगा तब तक उसकी इनकम नहीं बढ़ेगी। मैंने अब दुनिया की वैल्यू चेन्स देखी हैं, कभी 5%, कभी 8%, कभी 9% उसमें शेयर मिलता है किसान को, जो टोटल इनकम होती है। अब क्या ये वाजिब है? क्या ये जायज है? कभी किसने सवाल किया? क्योंकि हम सब खुश हैं, हम सब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसान को, या रॉ प्रोड्यूसर, जो रॉ मटेरियल का प्रोड्यूसर है, और हम उसमें खुश हैं सब। तो हमें भी देखना पड़ेगा अंतर, और मुझे लगता है कि उस जो संतुलन है उसको बनाने के लिए कि सबको बेनिफिट हो, अब हमें पास कोई चारा नहीं है, हमें एमएसपी को लीगल अधिकार देना। बिल्कुल, एमएसपी को बिल्कुल लीगल किया जाना चाहिए, और फिर और भी जो देश में वर्ग है, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो या अन्य वर्ग हो, उसको भी, उनकी भी समस्याएं बहुत सारी हैं, वो ठीक है, वो भी करें। हाँ, वो भी काम करना चाहिए। और हम ये शुभकामनाएं देते हैं कि इस मौके पर जो हुआ है, आगे भी चीजें किसानों के हित में हो, और अगर समाज पे थोड़ा सा बोझ आ भी रहा हो तो उसे खुशी खुशी
झेलना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कही। धन्यवाद आपका। ठीक है सर, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर।